एक मंत्री का ये बयान सामने आया है, आदिवासी कल्याण मंत्री हैं। ये क्या तरीका है बात करने का कि लोग और उनको उनकी ही बहन से मरवा दिया। अब जो भोले भाले लोग हैं उन्होंने शांति से सुन लिया, लेकिन उनके दिमाग में जो जहर का बीज आपने बो दिया है। पूरे केस में क्या अपडेट सामने आई है? एफआईआर की कॉपी देखने के बाद अल्टीमेटली एफआईआर हास्यास्पद है। कोर्ट का ऑर्डर है 8 पेज का और उस 8 पेज के ऑर्डर में से आखिरी का एक पैराग्राफ है, उन्होंने एज इट इज कोट कर दिया और कह रहे हैं एफआईआर। कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं? 152 के अलावा 196 की एक सबसेक्शन लगाई है, ये 197 की एक सबसेक्शन लगाई गई। एक वो जहां पर इसे भारत की अखंडता के संदर्भ में देखा जाता है कि अखंड भारत की संकल्पना को बर्बाद करने का प्रयास। दूसरा पहलू है वो उसके अलावा है कि दो विशेष जाति वर्गों में आपस में शत्रुता पैदा करना। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाव में। मैं हूँ ज्योति तिवारी। आजकल देश में ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसको सुनने के बाद शर्म आ रही है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसमें हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कोई और नहीं, एक मंत्री की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी मंत्री हैं, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे एडवोकेट गगन बजाज जी से, जो एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट है। तो उनसे हम बात करेंगे कि जो मंत्री विजय शाह ने बोला है उस पर क्या अपडेट सामने आई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार ज्योति जी। सर, जिस तरीके से एक मंत्री का ये बयान सामने आया, आदिवासी कल्याण मंत्री हैं, वो पहले भी बहुत सारे मंत्रालय संभाल चुके हैं, लेकिन ये बयान बहुत ही घटिया किस्म का बयान है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसे मात्र आप अकेले घटिया नहीं कह रहे हैं। कल के दिन जब माननीय उच्च न्यायालय की डिविजनल बेंच ने इस पूरे कंडक्ट को रिकॉर्ड करते हुए स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए रिट पिटीशन नंबर 17913 2025 में पूरा ऑब्जर्वेशन मार्क किया, तो वहाँ पर हाईकोर्ट की भाषा भी यही है कि उन्होंने जो उनकी गटर की भाषा इस्तेमाल की है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। स्थिति ये है कि जो उन्होंने कहा है, उनके कुछ शब्द समुच्चय बाकायदा इस प्रकार के हैं कि कटे पिटे लोग और उनकी ही बहन से मरवा दिया, फिर उनके ही समाज की लड़की से मरवा दिया। ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। हम एक ऐसी दुनिया में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में हम कोई भेदभाव नहीं करते। ऐसी स्थिति में किसी भी मंच से खड़े होकर भीड़ के सामने ऐसा वक्तव्य देना जो मूल अर्थों में बंटवारे की मानसिक स्थिति पैदा करने वाला है, तो वो भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। और उसी मामले में बाकायदा उच्च न्यायालय द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। वो जजमेंट मैंने पढ़ा है। उस जजमेंट में काफ़ी विस्तार में एक एक सेक्शन डिस्कस करते हुए निर्देशित किया गया। और एक और इसमें महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है कि उच्च न्यायालय डिविजनल बेंच को पूर्व के अनुभव के अनुसार ये भी पता था कि इस मामले में पुलिस वाले कितनी ढीलपोल करने वाले। प्रकरण की सुनवाई कल थी, उसके बाद न्यायालय ने उस सुनवाई को आज के लिए रखा था और आज की सुनवाई के पहले न्यायालय का निर्देश था कि आप एफआईआर दर्ज करके रिपोर्ट पेश करेंगे, अन्यथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उन पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई होना तय थी। आज एफआईआर पेश हो चुकी है और उसके अंदर भी स्थिति बहुत दयनीय है। पहली बात तो ये उठती है कि जब ये मानपुर के गांव में इस तरह की वादास्पद बयानबाजी चल रही थी, तो वो इंटरनेट के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए पूरे भारत तक फैल गई और उसमें मानपुर थाने वालों ने उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज की है। लेकिन जब वो कार्यक्रम हो रहा था तो वहाँ पर थाना प्रभारी मौजूद थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज की। मिस्टर रवि पारिक वो वहीं मौजूद थे, तहसीलदार वहाँ मौजूद थे। ये लोग एजुकेटेड लोगों की श्रेणी में आते हैं। एक मंत्री नादान, अनपढ़ आदिवासी लोगों को अगर बहलाने फुसलाने के लिए इस तरह बात कर सकता है, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझ नहीं आया ऐसा अपराध हो रहा है। बिल्कुल। और क्या हर छोटे बड़े मामले के लिए उच्च न्यायालय को स्वयं दखल देना पड़ेगी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं। अभी तो उस वीडियो में तालियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन उस समय उन लोगों को ये नहीं लगा कि ये बयान गलत है।
अब जाके सभी देशवासी साथ दे रहे हैं कर्नल सूफिया कुरैशी का, बट उस समय क्यों नहीं किया गया? ये भी एक देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को एक्शन लेना चाहिए था, उसी टाइम पे लेना चाहिए था। तालियों के साथ उनके बयान का स्वागत नहीं करना चाहिए था। अभी आपने बताया कि एफआईआर में सेक्शन कौन-कौन से सेक्शन लगाए गए हैं उनके ऊपर? देखिए 152 लगाया गया है। 152 के अलावा 196 की एक सबसेक्शन लगाई है, ये 197 की एक सबसेक्शन लगाई गई है। और ये सारी जो धाराएँ हैं, ये 2 श्रेणियों में बँटती हैं। एक वो जहाँ पर इसे भारत की अखंडता के संदर्भ में देखा जाता है कि अखंड भारत की संकल्पना को बर्बाद करने का प्रयास है। इसका जो दूसरा पहलू है, वो उसके अलावा है कि 2 विशेष जाति वर्गों में आपस में शत्रुता पैदा करना। आपकी भाषा, आपके शब्द समुच्चय असल में मौजूद जनसंख्या को 2 भागों में बाँट देते हैं और वो जो 2 भाग हैं, वो आपस में एक-दूसरे से नफ़रत करें, इसकी तैयारी का कारण पैदा करते हैं। इसके अलावा ये तो दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पर तालियों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन विजय शाह शाह जी जो हैं, ये आदिम जाति एवं कल्याण विभाग से हैं, जी। वहाँ के मंत्री हैं। बट नेचुरली ये भी स्थिति स्पष्ट है कि आदिम क्षेत्रों में भोले-भाले आदिवासी जो लोग हैं, उनके बीच में वो काफ़ी मशहूर भी हैं। और ऐसी स्थिति में उन भोले-भाले लोगों को प्रोग्राम करने के लिए एक सही डिज़ाइन से यदि ये सब शब्द समुच्चय इस्तेमाल किए गए, तो इट्स अ ब्लडी गेम ऑफ कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली रियलाइज़ नहीं किया गया, लेकिन सबकॉन्शियसली लोगों को प्रोग्राम किया गया है, इन शब्दों के ज़रिए एक विशेष दिशा में सोचने के लिए। ये क्या तरीका है बात करने का कि कटे-पिटे लोग और उनको उनकी ही बहन से मरवा दिया या उनके ही समाज की आपने जो कंडक्ट किया है, वो इस मामले में क्लासिफ़ाई हो जाता है। अब जो भोले-भाले लोग हैं उन्होंने शांति से सुन लिया, लेकिन उनके दिमाग में जो ज़हर का बीज आपने बो दिया है, कल किसी और बिंदु पर, किसी और मूवमेंट पर, किसी और घटना पर इस बीज का जो ज़हरीला पेड़ उगकर फल देगा और नई घटनाएँ होंगी, उनकी ज़िम्मेदारी किसकी? जी, बिल्कुल। अभी तक इस पूरे केस में क्या अपडेट सामने आई है? देखिए, कल प्रकरण की सुनवाई थी। जी। कल न्यायालय ने कहा था कि इसको आज टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाए और टॉप ऑफ द लिस्ट रखने के बाद में इस पे सुनवाई करेंगे और कहा था किसी भी स्थिति में एफआईआर कॉपी पेश होना चाहिए। अब जहाँ तक एफआईआर की बात है, तो एफआईआर की कॉपी देखने के बाद मैं थोड़ा उदास हूँ और अल्टीमेटली एफआईआर हास्यास्पद है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज इस प्रकरण की सुनवाई सुबह-सुबह करने के दौरान जो इस पर टिप्पणियाँ की गई हैं, वो दुःख देने वाली हैं। उच्च न्यायालय का साफ-साफ कहना है कि भैया किसी भी एफआईआर के कॉलम नंबर 12 में जब घटना का विवरण लिखा होता है, तो उसका एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य होता है कि अपराध करने वाले व्यक्ति का कंडक्ट बताया जाए, वो कंडक्ट किस तरह अपराध की श्रेणी में आता है, ये दिखाया जाए और वो दोनों का संबंध स्थापित किया जाए। तो अल्टीमेटली जब एफआईआर पढ़ी जाती है तो एफआईआर ऐसी है कि कोर्ट का ऑर्डर है 8 पेज का और उस 8 पेज के ऑर्डर में से आखिरी का एक पैराग्राफ है, उन्होंने एज़ इट इज़ कोट कर दिया और कह रहे हैं ये एफआईआर है। जी। और तो उच्च न्यायालय ने साफ-साफ कहा है दैट द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ नॉट इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस एंड बिकॉज़ इट इज़ नॉट इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस इसको जानबूझकर इस तरह लिखा गया है ताकि इसका इस्तेमाल 482 का प्रावधान है, उसमें किया जा सके। और इसका जो अंतिम आदेश है, जो अंतिम हिस्सा है आज के आदेश का, वो ये है कि उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि जो ये अंतिम आदेश है, भले ही एफआईआर में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जिस आदेश के आधार पर ये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, उस आदेश का एक-एक अंश प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके सारे सबसीक्वेंट जो परिणाम है, चाहे वो ज़मानत हो, चाहे वो ट्रायल हो, उसका हिस्सा माना जाएगा, उससे विच्छेदित करके नहीं पढ़ा जाएगा। जी, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन मंत्री शाह को बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये न्यायालय का कमेंट भी है, मेरा अपना नहीं है। जी। यद्यपि ये एक अलग स्थिति है कि शासकीय अधिवक्ता ने पुरज़ोर इसका विरोध किया कि ऐसा पुलिस का इंटेंशन नहीं था, मगर हम जानते हैं कि पुलिस विभाग नेताओं के इशारों पे किस तरह चलता है। और सिर्फ हम नहीं जानते हैं, न्यायालय को भी अंदाज़ा था, इसीलिए न्यायालय ने कल सुनवाई करने के दौरान प्रकरण को आज पे रखा था
और वो तो एक बिंदु है। आज की सुनवाई के दौरान भी न्यायालय ने बकायदा यह दर्ज करते हुए रिकॉर्ड में कि इनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट इज नॉट बेसिकली इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस इन द आइज ऑफ द लॉ। सो देयरफॉर कोर्ट ने खुद ये कहा है कि जनरली कोर्ट मॉनिटर नहीं करती इन्वेस्टिगेशन, मगर इस केस को हम मॉनिटर करेंगे और हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसके अनुसंधान करने की स्वतंत्रता पे कोई बाधा पैदा नहीं करेंगे, लेकिन जब तक ये अनुसंधान पूरा नहीं होता है हम इस अनुसंधान को मॉनिटर करेंगे। और इस कारण अभी गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये प्रकरण दोबारा उच्च न्यायालय में लगेगा, पहले नंबर पर लगेगा। और जनरली ये प्रथम सूचना रिपोर्ट या कोई ऐसा निर्देश होता है तो निर्देश देने के बाद बात खत्म हो जाती है जी। उच्च न्यायालय ने इस केस को क्यों पेंडिंग रखा, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब आज के आदेश में उन्होंने दिया है, और आदेश यही है कि किस तरह की एफआईआर होना चाहिए, क्या बातें कहाँ लिखी होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। So therefore the court stated particularly that the FIR is not inspiring any confidence. We are going to monitor it and we are keeping the matter pending. जी। तो अभी जैसे कि विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, विजय शाह के इस्तीफा देने की लगातार विपक्ष की तरफ से मांग आ रही है और देशवासियों का भी यही कहना है कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। अभी बैठक होनी है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। देखिए, किसी भी बड़े संघ में, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, फैसले कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति नहीं लेते। उसमें समय लगना अपनी जगह एक आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा उदाहरण पेश कर दिया गया कि मात्र एक एफआईआर हो गई है इस कारण से इस्तीफा ले लिया जाए, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि मालूम पड़ा कि आने वाले समय में कोई भी एफआईआर दर्ज कराकर किसी के का भी इस्तीफा मांग रहा है। ये स्थिति अलग है कि प्रकरण थोड़ा विरला है, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो मूल विषय है वो राजनीति न होने से, क्योंकि कानूनी बिंदुओं पर हमें बात करना थी, तो वो स्पष्ट है। हाँ, अगर मैं एक आम नागरिक की दृष्टि से कहूँ तो हाँ, इनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया में जो समय लग रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना उचित नहीं। जी, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतनी सारी डिटेल्स दी। तो हमारे साथ मौजूद थे गगन जी, जिनसे हमने बहुत सारी जानकारी ली। अब देखना होगा कि आगे की अपडेट क्या आती है। देखते रहें समय नाउ। धन्यवाद। थैंक यू। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।